नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव पर सबकी नज़रें हैं। सबकी कह रहा हूं तो केवल उत्तर प्रदेश के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, देश के लोगों की भी बात कर रहा हूं और देश से बाहर भी लोग हैं बहुत बड़ी संख्या में, जिनकी नज़र उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों पर है। एक तो बड़ा कारण ये है कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से सांसद है, बनारस से वो लोकसभा में पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने 2014 में जो संगठन की व्यूह रचना की, उसके कारण 2014, 2017, 2019 का चुनाव बीजेपी धूमधाम से जीती। उसके सामाजिक समीकरण में कोई बदलाव आया हो ऐसा अभी नज़र नहीं आता, लेकिन चुनाव तो चुनाव होता है। मेरी एक अलग धारणा है, मेरा एक अलग निष्कर्ष है, और वो ये है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का 2022 का चुनाव जो है उसका नतीजा 2.5 साल पहले तय हो चुका था। क्यों कह रहा हूँ ये, किस आधार पर कह रहा हूँ, उसके पीछे तर्क क्या है, ये सब बताऊँगा। पहले जो पार्टियाँ मैदान में हैं, प्रतिद्वंदी पार्टियाँ, इन प्रतिद्वंदी पार्टियों में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस का प्रदेश में कुछ खास असर नहीं है। आरएलडी जो है, जयंत चौधरी जिसके नेता हो गए हैं, उसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बाहर कोई असर नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कितना है इसकी भी परीक्षा होनी है। तो मुख्य रूप से सपा और बसपा। अब समाजवादी पार्टी को देखिए, उसको बनाया मुलायम सिंह यादव ने, खून पसीना बहाया, गांव-गांव दौड़े, घूमे, लोगों से मिले, एक संगठन खड़ा किया, एक जुझारू संगठन बनाया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी से दशकों से जो मुसलमान कांग्रेस पार्टी को आंख बंद करके वोट देता था, उससे तोड़ कर लाए और उस वोट को पक्का करने के लिए कारसेवकों पर गोली चलवाई। जीवन भर उन्होंने अपनी समाजवादी पार्टी की जो टोपी है, लाल टोपी जितनी बार पहनी होगी उससे कई गुना ज़्यादा बार गोल टोपी पहनी। वो जालीदार गोल टोपी उनको सेकुलर बनाती थी। तो सेकुलर, अगर उनके साथ मुसलमान वोट ना होता तो यादव इतनी बड़ी संख्या में न रहता, और यादव न रहता तो मुसलमान भी नहीं आता। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनाया मुलायम सिंह यादव ने, उसने उनको 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद 2012 में जब उनकी पार्टी अपने चुनावी प्रदर्शन के सर्वोच्च शिखर पर पहुंची, तब उन्होंने सत्ता अपने बेटे अखिलेश यादव को सौंप दी। इस पूरे संघर्ष यात्रा में अखिलेश यादव का कोई योगदान नहीं, सिवाय इसके कि वो मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं। पार्टी के संगठन में, पार्टी की विचारधारा में, उसकी नीतियों में, कार्यक्रमों में उनका कोई 2012 तक योगदान नहीं रहा। और 2012 में उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मुलायम सिंह यादव उनको अप्रेंटिस की तरह ट्रीट करते थे। सार्वजनिक रूप से उनकी सरकार की कमी उजागर करते थे, कहते रहते थे कि ऐसा करोगे तो जीत नहीं पाओगे। लेकिन जो चीज़ बिना मेहनत के मिलती है उसकी कीमत नहीं समझ में आती है। अखिलेश यादव को ये कीमत समझ में नहीं आई और उन्होंने 5 साल सरकार इस तरह से चलाई, ये मानकर चलाई, जैसे लगा कि ऐसा मान लिया उन्होंने, ये स्थायी है, चुनाव औपचारिकता है, चुनाव होते रहेंगे, लेकिन उनका मुख्यमंत्री पद पर बने रहना ये तो स्थायी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। आप उनकी बातें देख लीजिए, उनके आप इंटरव्यू देखिए, उनमें उनकी बातें देखिए, उनके सरकार और पार्टी के नेता के तौर पर उनकी बातचीत सुन लीजिए, उनका काम देख लीजिए। उस सब से आपको लगेगा कि उन्हें कोई जल्दी नहीं थी और उन्हें कोई डर नहीं था, चिंता नहीं थी कि वो हार भी सकते हैं। तो हार 2017 में उनके लिए एक तरह से तुषारापात थी। उनको अभी तक समझ में नहीं आया है कि वो क्यों हार गए। हालांकि उनको समझ में ये नहीं आना चाहिए था कि वो 2012 में मुख्यमंत्री क्यों बन गए, कैसे बन गए, लेकिन वो तो पिता की विरासत थी, उस पर उनका स्वाभाविक हक था, तो इसलिए उसमें कोई उनको आश्चर्य नहीं हुआ। 2017 से आज 2021 के नवंबर में हम लोग हैं, बस जनवरी फरवरी में चुनाव होने वाला है, मार्च में रिजल्ट आ जाएगा।
अभी तक अखिलेश यादव के बयान आप अगर सुनिए तो उनका सारा व्यवहार, उनकी सारी शिकायत, उनकी सारी बात इस बात पर है, उस बच्चे जैसी है जिसका प्रिय खिलौना छिन गया हो और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों छीन लिया गया, ये तो मेरा था, किसी दूसरे के पास ये कैसे चला गया। तो इसलिए वो घूम घूम कर एक बात कहते हैं कि मेरा किया हुआ काम है उसका फीता काट रहे हैं मुख्यमंत्री जी। इसी तरह कुछ नहीं किया सरकार ने। भाई सरकार ने, किसी भी सरकार की बात कर रहा हूँ, किया या नहीं किया इसका फैसला मतदाता करता है। जिसके लिए किया उसको अगर दिख रहा है कि किया तो आप कहते रहे कि नहीं किया, कौन मानेगा। अगर नहीं किया है तो सरकार कहती रहे कि किया, कोई नहीं मानेगा। इसलिए अखिलेश यादव की इन बातों का मतदाता पर कोई विशेष प्रभाव पड़ने वाला है ऐसा मुझे नहीं लगता। उनका घर का नाम टीपू है तो उन्होंने अपने को शायद सुल्तान समझ लिया कि सुल्तान है और ये उनकी सल्तनत है उत्तर प्रदेश, जो हमेशा बनी रहेगी जब तक वो चाहेंगे। लेकिन 2017 में मतदाता ने बताया कि भैया, अखिलेश भैया, ये जनतंत्र है, यहाँ सल्तनत भी और सुल्तान भी मतदाता होता है। वो जो जिसको बिठाता है वो उसकी डेलीगेटेड पावर होती है। वो अपनी शक्ति जो है कुछ समय के लिए यानी 5 साल के लिए आपको देता है, या जो भी मुख्यमंत्री बनता है उसको देता है कि चलाइए, हम देख रहे हैं, हम निगरानी कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और 5 साल बाद पूरा हिसाब लेंगे। लेकिन ये अखिलेश यादव की समझ में नहीं आया और अब भी नहीं आया। 17 में नहीं आया, एक बार मान सकते हैं, बहुत सी पार्टियां होती हैं। 2004 में बीजेपी को भी समझ में नहीं आया, कैसे हार गए। तो ऐसा पार्टियों के साथ होता है कि जब आप अपना बनाए हुए एक माहौल में जीने लगते हैं उसको, तो आपको वही सच्चाई लगने लगती है। ये अखिलेश यादव के साथ हुआ। लेकिन 2004 के बाद कुछ समय बाद बीजेपी जो की तंद्रा टूटी और समझ गई कि वो हार गई है, किन कारणों से हार गई। अखिलेश यादव को अभी तक नहीं लगता कि उनके हार का कोई कारण था। उनको लगता है कि ये लोगों की, मतदाताओं की गलती है, उन्होंने गलत फैसला कर लिया, वरना मेरे हारने का कोई कारण नहीं था। अब उन्होंने कहा कि 2017 में सोचा कि इसको और पक्का करने के लिए 2 और साथी जोड़ लेते हैं, थोड़ा वो भी बोझ उठाएंगे तो आसानी से उठ जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी को जोड़ा, राहुल गांधी के साथ पोस्टर बने, छपे, यूपी के 2 लड़के, और उसके बाद अजीत सिंह को भी जोड़ लिया, राष्ट्रीय लोकदल को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फ़ायदा मिलेगा। तो ये मान लिया कि अब जो है, अब हमारी जीत में कोई संदेह नहीं रह गया है। और सेकुलर बिरादरी ने भी हाथों हाथ लिया उनको कि यूपी के ये 2 लड़के जो है उत्तर प्रदेश से पूरे देश की राजनीति बदलने के लिए तैयार है। लेकिन चुनाव आया तो न साइकिल बची न पंजा बचा। 224 सीट से सीधे 47 सीट पर इन 2 पार्टियों और 2 नेताओं का साथ भी उनको 50 का आंकड़ा पार नहीं करवा पाया। और इसको हार नहीं कहते हैं, इसको डेसिमेशन कहते हैं। हार जाना एक अलग चीज़ होती है, इस तरह से इतने बड़े मार्जिन से, इतने अंतर से हार जाना, उसको मामूली जो हार जीत लगी रहती है, जिस कहा जाता है चुनाव में, उस तरह की हार नहीं थी। लेकिन उस हार के कारणों की कभी समीक्षा अखिलेश यादव ने या उनकी पार्टी ने की ही नहीं। अभी आऊँगा उसके अगले चुनाव पर भी, लेकिन उससे पहले बहुजन समाज पार्टी की बात। बहुजन समाज पार्टी, कांशीराम और बहुजन समाज पार्टी पर्यायवाची है। कांशीराम ने डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा, उसमें अपना जो है एक व्यवहारिक पक्ष जोड़ा राजनीति का। पहले उन्होंने जितने दलित सरकारी कर्मचारी थे उनको जोड़ा, उनकी मदद ली, उनको उस विचारधारा से कन्विंस किया, उनका संगठन बनाया बामसेफ। उसके बाद उन्होंने राजनीतिक दल बनाया, कार्यकर्ता बनाए कि लक्ष्य उनका जो है, वो जो वैचारिक लक्ष्य है उनका, उसी को हासिल करना है। सत्ता तो केवल साधन है, वो साध्य नहीं है। इस मंत्र को लेकर वो चले और उन्होंने पार्टी बनाई। शुरुआत में सफलता नहीं मिली, वो खुद ही कहते थे कि पहली बार हारेंगे, दूसरी बार हराएंगे और तीसरी बार जीतेंगे, और ऐसा हुआ भी। उन्होंने दशकों से जो दलित समाज कांग्रेस के साथ था, आंख बंद करके कांग्रेस को वोट देता था, उसको तोड़ लिया कांग्रेस से।
वो बहुजन समाज पार्टी के साथ आ गया। उसके मन में उन्होंने एक महत्वाकांक्षा जगाई, उसको एम्पावरमेंट की फीलिंग दी कि तुम किसी से कम नहीं हो, तुम बराबर हो, अगर बेहतर नहीं हो तो बराबर तो हो ही। ये भावना दलितों के मन में उन्होंने जगाई, महत्वाकांक्षा जगाई कि हमारी सरकार बन सकती है, पिछड़ों और दलितों का राज आ सकता है। उन्होंने अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट किए, कभी पिछड़ा वर्ग को जोड़ा, कभी मुस्लिम समाज को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो ये करते हुए उन्होंने आखिरकार जब मुख्यमंत्री बनने का समय आया तो अपनी शिष्य मायावती को आगे किया। मायावती का राजनीति का बहुत ही कम अनुभव था और प्रशासन का तो कोई अनुभव नहीं था, फिर भी उन्होंने मायावती को मुख्यमंत्री बनवाया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और चौथी बार पूर्ण बहुमत से 2007 में मायावती मुख्यमंत्री बनी। जब वो 2007 में मुख्यमंत्री बनी तो उनको लगा कि सर्व समाज अब उनके पीछे खड़ा है। उनको लगा कि अब उनको आगे चलते जाना है, उनके पीछे लोग चलते रहेंगे। वो भूल गई कि ये जो सत्ता जिसने दी है वो सत्ता वो ले भी सकती है। 2009 में लोगों ने संकेत दे दिया। 2009 के चुनाव में उनको प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट किया गया। लेफ्ट पार्टीज़ उनकी जो है मैच मेकर बन गई एक तरह से, जो कभी मुलायम सिंह यादव के साथ होती थी। न्यूक्लियर डील पर मुलायम सिंह यादव कांग्रेस के साथ चले गए, उससे नाराज़ हो गई थी, और ये लगा कि मायावती कम से कम 40 से 50 सीट उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जीत कर आएंगी। जब चुनाव का नतीजा आया तो पिछली बार जो जीती थी उससे 1 सीट से ज़्यादा जीती। ये लोगों का संदेश था कि इधर उत्तर प्रदेश पर ध्यान दीजिए। मायावती ने नहीं समझा इसको, इस संकेत को नहीं समझा। जनता के इस चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया। नतीजा ये हुआ कि वो भी 206 से 80 सीट पर पहुंच गई 2012 में। और उनके लिए कष्ट की बात ये हुई कि जिन मुलायम सिंह यादव को समाजवादी पार्टी को हराकर सत्ता में आई थी वही फिर सत्ता में आ गई। तो जनता, मैंने जैसा पहले कहा, वो पावर डेलीगेट करती है, आपको सुप्रीम पावर नहीं सौंपती है, आपको सर्वे सर्वा नहीं बनाती है। पावर तो अपने पास ही रखती है, और उसे संविधान ने और जनतंत्र ने ये शक्ति दी है। तो इसको समझने में अगर गलती करेंगे आप तो गच्चा खाएंगे। अब बात कर दें राष्ट्रीय लोकदल की। राष्ट्रीय लोकदल विरासत है चौधरी चरण सिंह की। अब तो उसे चौधरी चरण सिंह की विरासत कहना भी चौधरी साहब का अपमान जैसा लगता है। एक समय था चौधरी चरण सिंह पूरे उत्तर भारत में पिछड़ों जाटों के नेता हुआ करते थे। वो जिसे कह दें ये यादवों का नेता है वही यादवों का नेता होता था। वो जिसे कह दें कि ये कुर्मियों का नेता है वही कुर्मियों का नेता होता था। ये उनकी हैसियत थी, ये उनकी ताकत थी। उनके बेटे अजीत सिंह राजनीति में आए तो ये विरासत लेकर आए थे, और वो जैसे मुगलों का साम्राज्य सिमटते सिमटते दिल्ली के पालम तक रह गया, उसी तरह से अजीत सिंह का साम्राज्य सिमटते सिमटते बागपत जो है और आसपास के 1-2 जिलों तक रह गया। फिर वहाँ से भी हार गए। 2-2 चुनाव लोकसभा का पिता पुत्र दोनों हारे। अब चौधरी अजीत सिंह इस दुनिया में नहीं है, उनके बेटे जयंत चौधरी पार्टी के सर्वेसर्वा हैं। उनकी नज़र है कि किसी तरह से जो है सरवाइव कर जाए, बने रहें, रेलेवेंट बने रहें। तो घोषणा हुई है कि शायद वो समाजवादी पार्टी से अलायंस फिर से करेंगे। पहले जो अलायंस किया उसका कोई फ़ायदा मिला नहीं, लेकिन अब भी उनको लगता है कि शायद इस बार मिल जाएगा। उम्मीद पर दुनिया चलती है और राजनीति तो सबसे ज़्यादा उम्मीद पर ही चलती है, तो इसलिए उम्मीद रखने में कोई हर्ज नहीं। अब मैं इस बात पर आता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि 2.5 साल पहले ही उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव नतीजा तय हो गया था। आप याद कीजिए 2018 देश भर में अलग अलग प्रदेशों में किसानों की समस्याएं थी, बेरोजगारी की समस्या थी, आर्थिक संकट था, और 2018 दिसंबर में बीजेपी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का चुनाव हार गई। छत्तीसगढ़ का तो बहुत बुरी तरह से हार गई। तीनों राज्यों से उसकी सरकार चली गई। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो 15-15 साल की सरकार थी, चली गई। राजस्थान में 5-5 साल में बदलने का अभी तक क्रम चल रहा है, इसलिए मान लिया गया कि उस कारण चली गई, लेकिन चली गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उस समय लगने लगा, बहुत से लोग मानने लगे कि उनका जो जादू है, उनका जो करिश्मा है वो घट रहा है। विपक्ष को ये उम्मीद जग गई कि उसकी सरकार बन सकती है। कांग्रेस जो है सरकार बनाने की तैयारी करने लगी। चंद्रबाबू नायडू ने क्या किया, बाकी लोगों का क्या रोल था, ये मैं पहले बता चुका हूँ दूसरे वीडियो में, तो उसे रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन बीजेपी के अंदर ही, जैसे अगर आपको याद हो तो 2014 में एक 160 क्लब था। पार्टी के कुछ ऐसे बड़े नेता थे जिनका मानना था कि बीजेपी को 160-70 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी और गठबंधन की सरकार बनानी पड़ेगी। गठबंधन की सरकार बनेगी तो मोदी भले ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार डिक्लेयर हो गए हैं, उनको बाकी सहयोगी दल मानने को तैयार नहीं होंगे, तो इसलिए हमारा नंबर लगेगा। जनता ने बताया कि आप सोचते रहिए कुछ, फैसला तो हम ही करते हैं। तो मतदाता ने 283 सीटें दी। मोदी प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की पहली पूर्ण बहुमत की सरकार। और 1985 के बाद, 1984 के बाद पहली बार किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला लोकसभा में। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि उस जीत का, उस मैंडेट का, उस जनादेश का क्या असर था। लेकिन बात 2019 की कर रहे हैं। ऐसे माहौल में बीजेपी 2019 के लोकसभा में चुनाव में उतरी जब उसके अपने ही मानने को तैयार नहीं थे कि वो जीत सकती है। जीत सकती है मतलब पूर्ण बहुमत ला सकती है। ये तो मान रहे थे कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। कांग्रेस जो है 150-200 सीटों का सपना सजोकर बैठी थी। इसी माहौल में 2019 में एक अभूतपूर्व जो है वो गठबंधन हुआ, सपा और बसपा का। अभूतपूर्व इसलिए कह रहा हूँ कि गेस्ट हाउस कांड के बाद ये कोई मानने को तैयार नहीं था उत्तर प्रदेश में कि कभी सपा और बसपा फिर से एक हो सकते हैं। उस गेस्ट हाउस कांड में मायावती के साथ जो कुछ हुआ था उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज था, मुकदमा चल रहा था समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ। और जिस तरह की बयानबाजी, जिस तरह की राजनीति दोनों पार्टियों की थी, जिस तरह की प्रतिद्वंदिता थी, और एक समय ये हुआ कि सपा जाएगी तो बसपा आएगी, बसपा जाएगी तो सपा आएगी, ऐसे में दोनों पार्टियां मिल जाएंगी, इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन दोनों पार्टियां मिल गई। अखिलेश यादव को लगा अगर इस चुनाव में बड़ी संख्या में सीटें जीत लेते हैं तो 22 में बीजेपी को हराने में मदद मिलेगी। तो उन्होंने झुककर बुआ जी से समझौता किया, परिवार की प्रतिष्ठा भी दांव पे लगाई, और उसके साथ साथ उन्होंने अजीत सिंह की पार्टी से भी समझौता कर लिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप कल्पना कीजिए, अगर अजीत सिंह के साथ सब जाट थे तो मान लीजिए, तो जाट एक जगह, मुसलमान एक जगह, सारे पूरे प्रदेश में, केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे प्रदेश में एक तरफ, यादव एक तरफ, दलित एक तरफ। तो ये ऐसा सामाजिक गठबंधन था जिसको हराने की कल्पना भी मुश्किल थी। तो लोगों ने, जो राजनीतिक पंडित थे, जो लोग खास तौर से जिनको लग रहा था कि दरअसल ये सेकुलर गठबंधन है जो कम्युनल गठबंधन को हरा देगा, वो बहुत खुश थे। उनकी नज़र में अखिलेश यादव जो है वो हीरो बन गए कि भाई झुककर समझौता किया, लेकिन किसके लिए किया? सेकुलरिज्म के लिए किया। तो सेकुलर तबके के अखिलेश यादव नेता बन गए। कहा जाने लगा कि बस बीजेपी का तो बोरिया बिस्तर जो है सिमटने वाला है। तो कोई 10 सीट देता था, कांग्रेस पार्टी के लोग तो कहते थे 2 सीट मिल जाए तो बहुत है। तो कोई 10 देता था, कोई 15, कोई 20, 25-27 से ज़्यादा देने को कोई तैयार नहीं था कि भाई। और उसकी तुलना होती थी बिहार के महागठबंधन से कि देखिए बिहार में महागठबंधन हुआ, जेडीयू और आरजेडी मिले, और क्या नतीजा आया। लेकिन जब नतीजा आया तो मुस्लिम वोट से ही जो सीटें मिल पाई वो मिल पाई। सिर्फ 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली, जो 2014 में भी 5 ही मिली थी। मायावती का ज़रूर फ़ायदा हुआ, उनको 10 सीटें मिल गईं जो 2014 में 0 पर थी। तो मेरा मानना ये है कि मैं किस तर्क पर कह रहा हूँ कि 2019 में ही 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे से तय हो गया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 2022 में सरकार बनेगी और बड़े बहुमत से बनेगी। क्यों? क्योंकि इससे बड़ा सामाजिक समीकरण तो उत्तर प्रदेश में जोड़ नहीं सकता ना। आप कल्पना करके देखिए। और बीजेपी ने क्या किया उस चुनाव में? उसने अपना जो है बार और ऊंचा कर लिया।
उसका जो 39-40% का वोट शेयर था उसको 50% के ऊपर ले गई। तो संकट के समय में किस तरह से कैडर बेस्ड पार्टी अपने को ऊपर उठा लेती है, इसका उदाहरण है 2019 का लोकसभा चुनाव का नतीजा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं 2022 में, खासतौर से 2017 से 2022 के बीच में अगर देखें तो अखिलेश यादव ने या बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने क्या किया है। उन्होंने किसी और समाज के लोगों को जोड़ने की कोशिश की है, जनता के बीच में गए हों। 4.5 साल में दोनों नेता, अखिलेश यादव कम से कम ट्विटर पे कभी कभार दिख जाते थे, मायावती भी ट्विटर पे इसी दौरान आई, लेकिन ज़मीन पर लोगों के बीच नहीं दिखे। योगी आदित्यनाथ की सरकार की बहुत आलोचना करते हैं कि कोरोना के दौरान ये हुआ वो हुआ। सवाल ये है कि इन दोनों बड़ी पार्टियों के नेता उस दौरान कहाँ थे? अपने घर के बाउंड्री से बाहर कभी निकले थे क्या? ये भी तो लोग देखेंगे। सरकार की आलोचना करेंगे, सरकार से नाराज़गी जताएंगे, वो सब करेंगे, लेकिन जब देखेंगे कि विकल्प के रूप में ये खड़े हैं जिन्होंने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई, तो उनके बारे में क्या फैसला करेंगे? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2019 में ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का नतीजा तय हो गया था। और आप देखते रहिए, चुनाव को धीरे धीरे आगे जाने दीजिए, आखिरकार नतीजा उसी दिशा में आपको जाता हुआ दिखाई देगा। बाकी ये प्रचार, पैसा, इस सब से चुनाव नहीं बदलता। अगर पैसे से चुनाव जीता जाता तो टाटा, बिरला, अंबानी उनकी पार्टियां होती और वो देश पर राज कर रहे होते। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपको याद दिला दें कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।